भाग्य के लिखे को मिटाने चली रानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह राजा अपनी प्रजा को बहुत ही खुश रखता था, अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। प्रजा भी उस राजा से पूरी तरह से संतुष्ट रहती थी। अब धीरे धीरे राजा की उम्र बढ़ती गई और बुढ़ापा आ गया था। राजा ने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो क्यों ना मैं अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दूं। राजा के दो पुत्र थे। राजा ने अपने मन की बात अपनी रानी को बताई, तो रानी ने भी राजा की बात पर सहमति जताई। अब राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपने का विचार किया। राज्य के नियमों के अनुसार राजा का राजपाट राजा के बड़े पुत्र को मिला। राजा का बड़ा पुत्र राजा बनने के योग्य तो नहीं था, परंतु बड़ा होने के कारण उसे राजा का राजपाट मिल गया। छोटा पुत्र और उसकी पत्नी बहुत ही संतोषी और सरल स्वभाव के थे, परंतु राजा के बड़े पुत्र की पत्नी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसे राजपाट मिलने के बाद भी जरा सा भी संतोष नहीं था। उसे अपनी देवरानी से जलन होने लगी थी। वह हमेशा ही उसे सताने का प्रयास करती रहती थी। रानी बनने के बाद से तो उसमें और भी ज्यादा अकड़ आ गई थी। वह अपनी देवरानी को बहुत परेशान करती थी और इसी तरह से समय बीतता गया। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों भाइयों के माता पिता, जो कि राजा रानी थे, उनका निधन हो जाता है। अब धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने पर रानी यानी कि जेठानी और उसकी देवरानी दोनों ही गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद दोनों के एक एक पुत्री का जन्म होता है। दोनों की पुत्रियों की आयु में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ 12 घंटे का अंतर था। इस वजह से दोनों का जन्म होता है और जन्म के 6ठे दिन के बाद बेमाता उनका भाग्य लिखने के लिए आती है। बेमाता दोनों पुत्रियों का भाग्य लिख देती है और वहां से चली जाती है। अब जो जेठानी रानी थी वह ज्योतिषी को बुलाती है और पूछती है कि बताओ मेरी बेटी के भाग्य में बेमाता ने क्या लिखा है। और साथ में वह कहती है कि जरा मेरी देवरानी की लड़की का भी भविष्य बताओ कि बेमाता ने उसके भाग्य में क्या लिखा है, मुझे यह जानना है। जेठानी के मन में यह था कि कहीं उसकी देवरानी की लड़की का भाग्य उसकी पुत्री के भाग्य से ज्यादा अच्छा ना हो। वह सोचती है कि जिस तरह से मैंने अपनी देवरानी को परेशान करके रखा है, वैसे ही मैं उसकी लड़की को अपनी लड़की के मुकाबले में कभी आने नहीं दूंगी। उसकी लड़की का जीवन भी मैं नर्क बना दूंगी। फिर ज्योतिषी उन दोनों लड़कियों के भाग्य को देखना शुरू करते हैं। जेठानी कहती है कि मुझे अपनी पुत्री का भाग्य और मेरी देवरानी की पुत्री का भाग्य दोनों का ही बताओ। तो वह ज्योतिषी दोनों लड़कियों का भाग्य देखकर चौंक जाते हैं और उस रानी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब वह रानी गुस्सा करती हुई कहती है कि मुझे अपनी पुत्री का भाग्य बताओ। तब ज्योतिषी डरते हुए कहते हैं कि रानी, आपकी बेटी का भाग्य आप स्वयं ही नष्ट कर दोगी। आपकी पुत्री बड़े ही ऐशो आराम से पलेगी, परंतु यह बड़ी होकर दुख भोगेगी और इसकी मृत्यु का कारण भी आप ही बनोगी। यह सुनकर रानी चिढ़ जाती है और कहती है, यह मैं कैसे कर सकती हूँ? अपनी बेटी मुझे बहुत ही प्यारी है, मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। वह ज्योतिषी को डांट लगाती है तो ज्योतिषी बेचारी चुप हो जाते हैं। फिर रानी कहती है, ठीक है ज्योतिषी, मेरी देवरानी की लड़की का भाग्य देखकर बताओ कि बेमाता ने उसके भाग्य में क्या लिखा है। तो ज्योतिषी कहता है कि रानी, बेमाता ने तो उसका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखा है। वह लड़की बहुत ही बड़े राजा की रानी बनेगी। उसकी किस्मत में खूब धन दौलत और ऐशो आराम होगा। वह बहुत बड़े नगर की रानी बनेगी। यह सुनकर रानी के तन मन में आग लग जाती है। वह सोचती है कि मैं रानी हूँ और मेरी बेटी बड़ी होकर दुख भोगेगी, और जो मेरी देवरानी की लड़की है, जो हमारे टुकड़ों पर पलती है, वह कैसे रानी बन जाएगी। तो यह सोचकर वह उस दिन से अपने देवर और देवरानी को और भी यातनाएं देने लगती है और उनको और भी सताने लगती है। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और वह दोनों लड़कियां 8 वर्ष की हो जाती है। तो फिर एक दिन रानी अपने राजा से कहती है, महाराज एक काम करो, आप देवरानी की लड़की को कुछ पशु लाकर दे दो, यह उन्हें ले जाकर जंगल में चराकर लाएगी। राजा ने कहा, रानी आप कैसी बातें कर रही हो, यह मेरे छोटे भाई की लड़की है और हमारी भी पुत्री जैसी ही है। इस तरह से हम उसे जंगल में कैसे भेज सकते हैं, हमारी प्रजा हमें क्या कहेगी। परंतु रानी अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है, महाराज आप इसे जंगल में पशु चराने के लिए भेजा करें, नहीं तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा अपनी रानी के सामने विवश हो जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता है और अपने छोटे भाई की लड़की को पशुओं को चराने के लिए जंगल में भेजने का निर्णय ले लेता है। राजा अपने छोटे भाई को बुलाकर कहता है कि तुम अपनी पुत्री को
रोज पशुओं को चराने के लिए जंगल में भेजा करो। यह सुनकर छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। वह राजा रानी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि यह आपकी भी तो पुत्री ही है, आप इसके साथ ऐसा ना करें। परंतु वह राजा और रानी अपने निर्णय पर अड़ जाते हैं। बेचारी 8 साल की लड़की पशुओं के साथ जंगल में जाती है और उन्हें चराती है। इसी तरह से उसके दिन बीतने लगते हैं। अब लड़की 16 साल की हो जाती है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है। इसी तरह से वह पशुओं को चराने के लिए रोज जंगल में जाती है। एक दिन की बात है, जब वह लड़की जंगल में पशुओं को चरा रही थी, तब उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम मुझे पसंद हो, मुझसे शादी करोगी क्या? जब वह लड़की इधर उधर देखती है तो वह डर जाती है, क्योंकि आसपास में कोई नहीं था। वह लड़की डरती हुई पशुओं को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन वह पशुओं को लेकर फिर से जंगल में जाती है। फिर से वही होता है और उसे वही आवाज सुनाई देती है, तो वह लड़की अब और भी ज्यादा डर जाती है। अब तीसरे दिन भी उस लड़की के साथ जब यही होता है, तो लड़की बहुत ही डर के मारे घबराकर पशुओं को लेकर वापस आ जाती है और अपने घर के कोने में दुबक कर बैठ जाती है। जब उस लड़की की माँ उसे इस तरह से डरी हुई देखती है, तो वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटी क्या हुआ? 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि तू जल्दी ही आ जाती है और तू डरी हुई भी रहती है। आखिर बात क्या है, मुझे बता। तो लड़की अपनी माँ को सारी बात बता देती है। तब उसकी माँ कहती है, बेटी तू एक काम कर, कल जब तू जंगल में जाए और तुझे वह आवाज आए, तो तुम कहना कि मेरे घर आकर मेरे माता पिता से बात करो। अगर मेरे माता पिता कहेंगे तो मैं शादी कर लूंगी। फिर जब लड़की अगले दिन जंगल में जाती है, तो उसे वही आवाज सुनाई देती है। अब लड़की डरती भी नहीं है और कहती है कि जाकर मेरे माता पिता से बात कर लो। अगर मेरे माता पिता हाँ कर लेंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लड़की यह कहकर वापस अपने घर आ जाती है। जब लड़की अपने घर आ जाती है, तो लड़की के पीछे पीछे कौन चला आता है? लड़की के पीछे पीछे एक नाग चलकर आ जाता है और लड़की के घर के बाहर आकर रुक जाता है। लड़की की माँ जब दरवाजा खोलती है, तो लड़की के पीछे एक नाग को आता हुआ देखकर वह डर जाती है। वह लड़की से कहती है, बेटी ये नाग यहाँ पर कैसे आया है? तो नाग कहने लगता है कि मैं वही हूँ जो आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की की माँ कहती है, ये कैसे संभव हो सकता है? एक सर्प के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। तो वह नाग कहता है, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यह सब बातें चल ही रही थी कि रानी यानी उसकी जेठानी की दासी यह सारी बातें सुन लेती है और वह भागी भागी जाती है और रानी को सारी बातें बता देती है। तब वह रानी वहां पर आ जाती है और यह सब देख लेती है और सुन लेती है। तब वह अपनी देवरानी के पास जाकर कहती है कि तेरी लड़की को हमने जंगल में पशुओं को चराने के लिए भेजा था या शादी ब्याह करने के लिए भेजा था। अब तेरी लड़की ने इस सर्प से शादी का वादा किया है, तो तेरी लड़की को इस सर्प से शादी तो करनी ही पड़ेगी। रानी के मन में यह चल रहा था कि ज्योतिषी ने कहा था कि यह लड़की एक बहुत बड़े राजा की रानी बनेगी। अगर वह किसी गरीब आदमी से इस लड़की की शादी करती है, तो क्या पता कब किस्मत बदल जाए और लड़की सच में ही कोई रानी बन जाए। परंतु सर्प के साथ शादी करके तो यह लड़की एक सर्प की पत्नी बन जाएगी और यह सर्प कहां से राजा बन जाएगा। यह सोचकर मन ही मन रानी प्रसन्न हो जाती है और वह अपनी देवरानी पर दबाव डालती है और कहती है कि अपनी लड़की की शादी इस सर्प से करा दे, अन्यथा तुम दोनों पति पत्नी को देश निकाला दे देगी। यह सुनकर वह लड़की दुखी हो जाती है और कहती है, माँ तुम इस सर्प से मेरी शादी करा दो, मेरी किस्मत में जो होगा वह तो होकर ही रहेगा। वह लड़की कहती है कि मेरे कारण अगर मेरे माता पिता को देश निकाला दे देंगे तो मैं इस सर्प से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और उसकी चाल कामयाब हो जाती है। रानी सोचती है कि इस लड़की की शादी अब मैं इस सर्प के साथ करवाकर इसके साथ भेज दूंगी। अब इस तरह उस सर्प और उस लड़की की शादी करा दी जाती है। अब उस सर्प का कोई घर तो होता नहीं है, तो लड़की के माता पिता अपने भाई और भाभी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि वह उसकी बेटी को एक कमरा महल में रहने के लिए दे दें। तो रानी सोचती है कि मैं इन दोनों को यहीं पर रहने देती हूँ, क्योंकि यह तो सर्प है, इस लड़की को आज की रात में यह डस लेगा और यह मर जाएगी। इस तरह से इस लड़की से हमारा पीछा छूट जाएगा और यह लड़की मेरी लड़की की बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। तो रानी कहती है कि हाँ हाँ इसे यहीं पर रहने दो।
यह कहकर वह रानी उन दोनों को एक कमरे में बंद करवा देती है और बाहर से ताला लगवा देती है। शादी की पहली रात होती है। लड़की अपने कमरे में बैठकर बिस्तर पर रोने लगती है और सर्प भी उसके पास में ही बैठा होता है। तभी देखते ही देखते वह सर्प एक नौजवान राजकुमार के रूप में बदल जाता है। लड़की यह देखकर डर जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। तब वह नौजवान राजकुमार बताता है कि वह जन्म से सर्प नहीं था, वह एक ऋषि के श्राप की वजह से सर्प बना था। अब उसकी शादी एक लड़की से होने के कारण वह फिर से एक नौजवान राजकुमार बन गया है। अब उसे उसका वास्तविक रूप मिल गया है। राजकुमार उस लड़की से कहता है कि मैं रामनगर का बहुत बड़ा राजा हूँ और अब मुझे ऋषि के श्राप से मुक्ति मिल गई है। मुझे अपना वास्तविक शरीर वापस मिल गया है, क्योंकि ऋषि के श्राप के कारण मुझे नाग योनि प्राप्त हुई थी। और ऋषि ने कहा था कि जब एक राजकुमारी पशु चराने के लिए जंगल में आएगी और वह तुमसे शादी करेगी तो तुम शादी की पहली रात में पुनः अपने वास्तविक शरीर को फिर से प्राप्त हो जाओगी। लड़की यह देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तब वह राजकुमार कहता है कि कल सुबह होते ही वह सबसे विदा लेकर अपनी रानी को यहाँ से लेकर चला जाएगा। फिर अगली सुबह होती है। सब लोग चिंतित होते हैं सिवाय उस रानी के। लड़की के माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। उन्हें लगता है कि अब उनकी बेटी जीवित नहीं बची होगी। उधर रानी भी यह सोचती है कि अब तक तो वह लड़की मर चुकी होगी। तो वह अपनी दासी को भेजती है और कहती है कि जाकर दरवाजा खोलकर देख कर आओ और उसके मरने का शुभ समाचार मुझे आकर सुनाओ। फिर वह दासी जाकर दरवाजा खोलती है और वह देखती है कि वहां पर उस सर्प की जगह पर एक राजकुमार बैठा हुआ है और दोनों हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। दासी वहां से उल्टे पांव दौड़ते हुए वापस आती है और आकर के रानी को सारी बात बताती है। रानी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि कहाँ तो वह लड़की के मरने के समाचार सुनने के लिए बेचैन थी और उधर एक ही रात में सब कुछ उलट पुलट हो गया। फिर रानी वहां पर जाती है और रानी के साथ साथ सब लोग वहां पर जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि उस कमरे में नाग तो नहीं होता है, परंतु वहां पर एक सुंदर नौजवान राजकुमार बैठा हुआ होता है। तब वह नौजवान राजकुमार सबको बताता है कि उसे ऋषि के श्राप से कैसे मुक्ति मिल चुकी है। वह रामनगर का राजा है, अब उसे वापस लौटना होगा। वह कहता है कि आप अपनी पुत्री को मेरे साथ विदा कर दीजिए। इस तरह से वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है और रामनगर में जाकर वह लड़की बहुत बड़ी रानी बनकर अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगती है। इधर जेठानी यानी कि रानी यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि बेमाता के लिखे लेख सच हो गए हैं, परंतु साथ में रानी यह नहीं सोचती है कि उसकी लड़की के भाग्य में बेमाता ने कुछ लिखा था तो वह भी सच हो सकता है, परंतु अपने लालच और जलन के कारण वह कुछ देख नहीं पाती है। फिर एक दिन रानी अपने राजा से विचार विमर्श करती है और कहती है कि महाराज, जैसे कि हमने अपने देवर और देवरानी की लड़की को जंगल में भेजा था, क्यों ना उसी प्रकार हम अपनी लड़की को भी जंगल में भेजना शुरू कर दें ताकि हमारी लड़की भी देवरानी की लड़की की तरह रानी बन जाए। राजा मना करता है, परंतु रानी राजा की एक भी नहीं सुनती है और रानी अपनी बेटी को पशु लेकर जंगल में चराने के लिए भेज देती है और साथ ही अपने सैनिकों को आदेश देती है कि जाओ और तुम्हें कोई सर्प दिखाई दे तो उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। लड़की बेचारी रोती बिलखती जंगल में जाती है और उस राजकुमारी को पशु चराने पड़ते हैं। एक दिन राजा के सैनिक जंगल में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्प होता है। वह उस सर्प को पकड़कर ले जाते हैं क्योंकि रानी ने उन्हें ऐसा आदेश दिया था। वह उस सर्प को ले जाकर रानी को दे देते हैं। तब रानी अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुम भी इस सर्प से शादी कर लोगी तो तुम्हारी किस्मत में भी एक राजकुमार आ जाएगा। लड़की मना करती है, सब लोगों से विनती करती है कि ऐसा ना करें, परंतु रानी किसी की नहीं सुनती है और अपनी लड़की की शादी उस सर्प से करा देती है और वह ठीक वैसा ही करती है। शादी की पहली रात को वह अपनी बेटी और सर्प को एक कमरे में बंद करवा देती है और सुबह होने की प्रतीक्षा करती है। रात में रानी सोचती है कि सुबह होते होते वह सर्प भी राजकुमार बन जाएगा और एक बड़े नगर का राजा बन जाएगा और मेरी बेटी भी बहुत बड़ी रानी बन जाएगी। रानी निश्चिंत होकर सो जाती है और उधर उसकी खुद की बेटी कमरे में सर्प के साथ रहकर खूब रोती है, चिल्लाती है और वह सर्प भी साधारण सर्प होता है।
वह लड़की को देखकर उसे डस लेता है और लड़की की मृत्यु हो जाती है। सुबह उठकर सब लोग वहां पर जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि वह लड़की तो मरी हुई है। तो रानी यह देखकर अपना सिर पीट पीट कर रोने लगती है कि उसने अपनी ही बेटी का भाग्य नष्ट कर दिया, खुद ही उसे मौत के मुँह में पहुंचा दिया। परंतु हो भी क्या सकता था, सब रानी को कोसने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रजा भी ऐसे राजा और रानी को पाकर संतुष्ट नहीं थे। प्रजा के लोग कहते हैं जो राजा रानी अपनी बेटी की बलि दे सकते हैं, उनके लिए प्रजा की बलि देना कौन सी बड़ी बात है। सब लोग विद्रोह कर उठते हैं और उस राजा और रानी को राजगद्दी से हटाकर उनकी जगह उसके देवर और देवरानी को बिठा देते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो वेमाता ने क्या लेख लिखे थे कि राजा को रंक बना दिया और रंक को राजा बना दिया। जो हमारी किस्मत में होता है उसे कोई भी हमसे नहीं छीन सकता है। सिर्फ अच्छे कार्य होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते जाते हैं और हमारी किस्मत बदल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय